अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम देखेंगे तरक्की का असल राज क्या है। हम बात करेंगे डिफरेंट माइंडसेट की, जिनमें पुअर मैन माइंडसेट और रिच मैन माइंडसेट के बारे में होगी और इन दोनों में डिफरेंस क्या है उसको देखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस एक रिच मैन माइंडसेट और पुअर मैन माइंडसेट में ये है कि रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले अपने लिए एसेट बनाते हैं जो इनको हर महीने पैसे लाकर देते हैं और इसके बाद सारी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोग दिखावे के लिए, शो के लिए सारी यूजलेस चीज़ें खरीद लेते हैं और इसके बाद इनके लिए पैसे ही नहीं बचते कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए और वो पूरी ज़िंदगी गरीब ही रह जाते हैं। मेरे एक दोस्त ने कॉलेज लाइफ में बताया कि वो कॉलेज लाइफ में एक कॉलोनीज में रहता था जिसमें चंद घर ही थे। वो सारे के सारे घर अच्छे डिज़ाइन किए हुए थे, काफ़ी खूबसूरत भी थे। सब घरों में से सिर्फ एक घर इनकम्प्लीट था, वो एक बिजनेसमैन का था। बाकी सारे घर डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर वगैरह के थे। जिस घर में वो रहता था इसमें सिर्फ एक अंकल और आंटी रहते थे। वो दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड थे, इसलिए इन्हें कोई पेंशन भी नहीं मिलती थी। जब मैं पहली बार इनके घर गया तो मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा रिच हैं। इनकी कार से, इनके फर्नीचर से, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इनके घर हर चीज़ परफेक्ट थी। मैं इनके फर्स्ट फ्लोर में एक रूम में रहता था। मैंने बहुत बार नोटिस किया कि अंकल और आंटी की बहस होती थी और वो भी पैसों के लिए। कोई भी एक्स्ट्रा खर्च इनकी पहुंच में टेंशन क्रिएट कर देता था। एक बार मैंने अंकल के साथ इनकी बालकनी में बैठा हुआ था। मैंने इनसे कहा कि आपके पड़ोसी ने शायद अपना घर कंप्लीट नहीं किया। इस पर उन्होंने कहा, हाँ बहुत कंजूस हैं, कार भी बहुत नॉर्मल सी रखी हुई है। उन्होंने अपने मकान का सिर्फ एक ही फ्लोर बनाया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी इस इलाके की खूबसूरती ख़राब हो रही है। पता नहीं वो पैसे खर्चते क्यों नहीं। चंद महीनों के बाद मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया। एक बार मुझे अंकल का फ़ोन कॉल आया कि आपका कोई फ्रेंड है जो पीजी के लिए हमारे पास एक वैकेंसी है, लेना चाहता है, तो आप इसे रिकमेंड कर सकते हैं। मैंने कहा ओके अंकल, लेकिन ये बात मुझे अजीब लगी कि उन्होंने दोबारा ही मुझे दूसरे दिन कॉल कर दी और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आपने किसी फ्रेंड से पूछा? तो मैंने कहा हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका पेन गेस्ट काफ़ी कॉस्टली है। उन्होंने कहा वो तो होगा ही, हम इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे इनकी दोबारा कॉल आई और उन्होंने मुझसे कहा कि हम अपना प्राइस कम करने के लिए तैयार हैं, आप इन्हें यहाँ भेज दीजिए। लेकिन एक्चुअली मेरे फ्रेंड के लिए वो प्राइस भी ज़्यादा थी और वो वहाँ नहीं गए। जब मैंने पूरी स्टोरी को रिच डैड पुअर डैड
बुक के साथ कंपेयर किया तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ सिर्फ बिजनेसमैन का ही घर था जिसका सिर्फ एक फ्लोर बना हुआ था, और 1-2 साल के बाद वही घर इस पूरी कॉलोनी में सबसे बड़ा था। इन्होंने 3 फ्लोर बना लिए थे और वो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था। लेकिन अंकल ने होंडा सिटी रखी हुई थी, लेकिन वो ट्रैवल स्कूटर पर करते थे। हो सकता है कि वो अपने पैसे बचाने के लिए करते हों, लेकिन मैं जानता था कि बाहर से वो बेशक अमीर दिखते थे, मगर अंदर से इन्हें पैसों की कमी थी, जिसकी वजह से इनके और इनकी वाइफ के बीच बहस भी होती थी। दोस्तों, पुअर मेंटालिटी वाले लोग ऐसे ही गलतियां करते हैं। सैलरी 15,000 रुपये और फ़ोन 50,000 रुपये वाले का लेते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट है इससे बहुत बड़ी गाड़ी लोन पे ले लेते हैं। 10-10 हज़ार के जीन्स, शूज़ और शॉपिंग वगैरह पे लगा देते हैं। लेकिन अमीर मेंटालिटी वाले लोग इस चीज़ को एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट इनको कितनी वैल्यू फ्राहम कर सकता है, तभी इसके लिए पे करते हैं। दोस्तों, डिफरेंस नंबर 2, अमीर मेंटालिटी वाले लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, इसके बाद किसी और को। आप में से बहुत से लोगों ने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी होगी, लेकिन बहुत कम लोग रॉबर्ट और उनकी वाइफ की एक्चुअल स्टोरी जानते हैं। इन दोनों की शादी से पहले रॉबर्ट बहुत ज़्यादा उधार पे था। ये दोनों चाहते थे कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, लेकिन इसकी आमदन से ज़्यादा इनके लोन इन्वेस्टमेंट थी जो कि इन्हें देनी पड़ती थी। लेकिन रॉबर्ट को अपने रिच डैड के प्रिंसिपल याद थे, जिन्होंने कहा था कि अपने आप को सबसे पहले पे करो। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि हम अपनी सैलरी का 20% हिस्सा हमेशा सेव करते थे, फिर चाहे उधार वाले लोग से जितना मर्ज़ी प्रेशर क्यों ना आता, इस प्रेशर को हम मोटिवेशन यूटिलाइज करते थे और एक्स्ट्रा काम करके इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो पहले उधार देने लग जाएंगे तो अपने लिए कुछ भी सेव नहीं करेंगे, तो ये कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। और बाद में इन्होंने अपने सेव किए हुए पैसों से ही इन्वेस्टमेंट की, फाइनली मिलियनेयर बन गए। दोस्तों, हम में से मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि हम पहले अपना उधार चुकाएंगे और इसके बाद अपनी सेविंग स्टार्ट करेंगे, या फिर हमारी सैलरी का जितना पोर्शन बचेगा हम फिर इसके बाद सेविंग करेंगे। लेकिन ये बात बहुत मैटर करती है कि पहले पैसे सेव करो, इसके बाद बाकी सारे खर्चे करो। आप मान के चलो कि आपकी सैलरी ही कम है, तो आप अपनी सैलरी का 20% मिनिमम सेव करो। आप ऑब्ज़र्व, सिर्फ सेविंग ही आपको अमीर नहीं बनाएगी। इसके बाद आपको लॉजिकली पैसों को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, जो फर्स्ट और ज़रूरी स्टेप है अमीरी की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अमीर मेंटालिटी वाले लोग अपने स्किल्स को ज़िंदगी भर इम्प्रूव करते रहते हैं। इसी प्रिंसिपल को 7 हैबिट्स ऑफ इफ़ेक्टिव पीपल बुक में शार्पन द सॉ के नाम से बताया गया है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट टीवी पर नहीं दिखाई जाती? कभी भी फेरारी वाले आपको टीवी में
एडवर्टाइज़ करके ये नहीं बोलेंगे कि आप इनसे फरारी ख़रीद लो, ना कोई हेलीकॉप्टर की कंपनी या प्राइवेट जेट की कंपनी आपको अपना प्रोडक्ट दिखाने के लिए पैसे खर्च करेगी। लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों है? मैक्सिमम लोग तो टीवी ही देखते हैं। ऐसा इसलिए है कि वो लोग जानते हैं कि जो लोग इनकी प्रोडक्ट को एक्चुअली ख़रीद सकते हैं वो अपना टाइम टीवी पर वेस्ट नहीं करते। ज़्यादातर मिडिल क्लास मेंटालिटी वाले लोग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी वगैरह कर चुके होते हैं, तो इसलिए वो सोचते हैं कि वो रेस्ट डिज़र्व करते हैं और इन्हें कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं, और वो आराम से जॉब के बाद घर में आते हैं और टीवी देखकर अपने आप को रिलैक्स करते हैं। ऐसे ही कई मिडिल क्लास बिजनेसमैन घर में आकर टीवी देखते हैं। नई चीज़ें सीखना इनके दिमाग में प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन रिच मेंटालिटी वाले लोग ये जानते हैं कि इनको अपनी स्किल्स पूरी ज़िंदगी इम्प्रूव करनी है। नई चीज़ें सीखना इनका पैशन है। ये चीज़ ही इन्हें रिलैक्स करती है। अगर हम बिल गेट की मिसाल लें तो वो माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर ले चुके हैं। वो एक बिलनर हैं, इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो हर वक्त कोई ना कोई बुक पढ़ते रहते हैं और अपनी सारी बुक्स के नोट्स अपने वेबसाइट पर डालते हैं। ये एक रिच मेंटालिटी का परफेक्ट मिसाल है, क्योंकि रिटायरमेंट के बावजूद बिल गेट्स अपनी वाइफ के साथ एक फाउंडेशन चलाते हैं जिससे वो पूरी दुनिया की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूशन करते हैं, और पाकिस्तान में भी वो बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आउटसोर्स। ज़्यादातर लोगों की जब जॉब लगती है तो वो इनकी ये मेंटालिटी होती है कि भाई अब तो अपनी लाइफ सेट है, जिसका ये मतलब होता है कि मैं आप ग्रो नहीं करना चाहता, मैं इसी जॉब में रहूँगा। अगर हम इसी जॉब में रहें तो हमारी सैलरी सिर्फ इंक्रीमेंट और प्रमोशन ही पर बढ़ेगी, जिसका मतलब ये है कि अब हम स्कार्सिटी माइंडसेट में आ जाएंगे, यानी पैसे बचाने के माइंडसेट में। अब हर चीज़ से पैसे बचाने की कोशिश करेंगे। बिजली का बिल कैसे बचाएं, खाने में पैसे कैसे बचाएं, पानी का बिल कैसे बचाएं, और बस पूरी ज़िंदगी इसी स्किल को इम्प्रूव करते रहते हैं। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि इनके पास 24 घंटे ही हैं और लिमिटेड विल पावर है। इसी में इन्हें ग्रो करना है, इन्हें और लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसलिए वो अपने मैक्सिमम काम आउटसोर्स कर देते हैं और फिर इन स्किल पर काम करते हैं जो बहुत वैल्यूएबल हो और जिसमें वो ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। इसी में बहुत फ़ायदा है। एक तो वो अपनी इनकम में इजाफा करते हैं और दूसरा वो बहुत सारे लोगों को जॉब देते हैं। लेकिन एक पुअर मेंटालिटी वाले लोग इन लोगों को देखकर बहुत चिढ़ते हैं, यानी बहुत स्टाइल मारते हैं, बिना नौकरों के ये काम ही नहीं करते। लेकिन रिच मेंटालिटी वाले लोगों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। इनका मेन मकसद स्टाइल मारना नहीं बल्कि अपने टाइम को बचाना होता है। इसे गलत इंटरप्ट किया जाता है, इसे गलत इंटरप्रेट किया जाता है। थिंक विन विन। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए रिसर्चर ने एक तजर्बा किया। इन्होंने दो लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते थे एक कमरे में बिठाया और टेबल पर $100 रख दिए। रिसर्चर ने इनको बताया कि ये $100 आपस में बांट रहे हैं, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस हैं। वो ये हैं कि पहला आदमी ये डिसाइड करेगा कि वो $100 को कैसे बांटेगा। नंबर 2, दूसरा आदमी ये डिसाइड करेगा कि पहले आदमी ने दोनों में जितने डॉलर बांटे हैं क्या वो इनको मंजूर हैं कि नहीं। अगर वो इसको मंजूर है तो दोनों को इतने इतने डॉलर मिल जाएंगे, लेकिन अगर इसको ये मंजूर नहीं है तो किसी को
कुछ नहीं मिलेगा। रिसर्चर ने देखा कि जब 50-50 या 60-40 की बात हुई तो वो मान गए, लेकिन जब 70 और 30 की बात हुई तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो किसी को कुछ ना मिला। यानी ह्यूमन इमोशन का टिपिकल पॉइंट 70-30 था। रिसर्चर ने ये बहुत से दूसरे लोगों पर भी तजर्बा किया, लेकिन हर नंबर 70 और 30 के आसपास ही रहा। इसके बाद इन्हें लगा कि शायद $100 डेवलप कंट्री के लिए कम है, तो उन्होंने और बहुत से लोगों पर ये रिसर्च की, तो हर बार 70 और 30 के आसपास ही नंबर आते गए। दोस्तों, पुअर माइंडसेट वाले लोग इस डील को नहीं करते, लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोगों अपना दिमाग इस्तेमाल करके कोई ऐसा मेथड निकाल लेते हैं जिससे दोनों का फ़ायदा होता है और वो विन विन में है। बिलीव करते हैं विन लूज़ या लूज़ लूज़ वाली डील वो नहीं करते। दोस्तों, रिच माइंडसेट वाले लोग विन विन वाली डील में अगर कम प्रॉफिट भी मिले तो वो ले लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसी हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ वो हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ना सीखो, अपनी लाइफ को कामयाबी के साथ गुजारना सीखो, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है, हमारे पास वक्त इतना ज़्यादा नहीं है। लिहाजा जो वक्त मिलता है उसे ज़ाया मत कीजिए।